चुनौतियाँ होंगी वो अपने आप सबके सामने रूबरू कराएंगे। तो मास्टर कौशल कुमार। हाँ, तो एक और मैं बात आपको बता देना चाहता हूँ कि इन चुनौतियों में जो स्लाइड पेश किए जाएंगे और जो बातें मास्टर कौशल बताएंगे आपको, उन बातों को अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो उनसे एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और जो भी लड़का या लड़की पहले हाथ उठाकर उस प्रश्न का सही जवाब देता है उसके लिए कुछ प्राइज है। तो कृपया ध्यान से इसको देखें और याद रहे पहले हाथ उठाकर जवाब देना है और जिस प्रश्न पर शोर होगा उस प्रश्न को रद्द कर दिया जाएगा। तो अब मैं आमंत्रित करता हूं मास्टर कौशल को, वह आए अपने विचारों को प्रकट करें। कृपया जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। धन्यवाद विवेक। चलिए, तो हमने जाना कि आधार, एक बढ़िया आधार बनाना कितना जरूरी है। जैसे कि हम इसे ऐसे समझे कि एक बड़ी इमारत खड़ी करने के लिए उसको बढ़िया आधार की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार लोकतंत्र जैसी इमारत को भी खड़ी करने के लिए हमें उसके आधार को दृढ़ करना आवश्यक है। चलिए, तो मैं एक ऐसी दूसरी चुनौती पर बात करता हूँ जिससे हम मुकर नहीं सकते, वह है विस्तार की चुनौती। विस्तार की चुनौती का तात्पर्य है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था व इसके बुनियादी सिद्धांतों को देश की जनता व देश के संस्थागत इकाइयों तक पहुंचाना। हमने लोकतंत्र तो स्थापित कर लिया, परंतु पूर्ण जन भागीदारी नहीं होगी तब तक वह लोकतंत्र सफल व सुरक्षित लोकतंत्र कैसे माना जाएगा। मैं इस चुनौती के बारे में कुछ मुख्य बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। महिला व अल्पसंख्यक समूहों की उचित भागीदारी, सभी संघों की सभी इकाइयों के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर तक लागू करना, स्थानीय सरकार को अधिक अधिकार संपन्न बनाना और चौथा, सभी क्षेत्रों तक लोकतंत्र की पहुंच। हम इसे ऐसे समझे कि वह पेड़ ज्यादा छाया देगा जो ज्यादा फैला हो। ठीक उसी प्रकार लोकतंत्र कारगर होगा जब देश की जनता के कार्य व इसके संस्थाओं के कार्य ज्यादा से ज्यादा इसके अंतर्गत आते हो। चलिए, तो मैं फिर से अपनी चुनौती को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो पहले बात करता हूँ सभी सामाजिक समूहों तक। हमारे देश, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पर बहुत से सामाजिक समूह हैं, अल्पसंख्यक में मुसलमान, महिलाएं, ST SC OBC। ठीक उसी प्रकार मैं इस चुनौती के मद्देनजर रखते हुए एक बात बताना चाहूंगा कि कभी कभार हमें सुनने में आता है कि कुछ पार्टियां मुसलमानों या अल्पसंख्यकों को उम्मीदवारी का टिकट नहीं देती है। तो ये एक चुनौती है। और मैं अगर महिलाओं की बात करूं तो आप इस ग्राफ पे देख सकते हैं कि वुमेन्स इन इंडियन पॉलिटिक्स 16वीं लोकसभा में मात्र 11% महिलाएं थी और अन्य पुरुष थे। और ये आज से ही नहीं, आजादी के समय से लगभग 1952 से आ रही है और 2014 में लगभग 12% हुई है। कहने को तो ये दुगनी हो गई है, लेकिन ये एक चुनौती के रूप में है क्योंकि महिलाओं की संख्या हम जानते हैं कि भारत में कितने हैं और इस तरह इन लोगों को अवसर नहीं मिलता बढ़ने का। चलिए, तो मैं एक रोचक कार्टून आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, वो हमारे पाठ्य पुस्तक के द्वारा ली गई है। इस कार्टून को देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक महिला वुमेन्स बिल लेकर आई है और ये कुछ पुरुष संसद के गेटों पर खड़े हैं और वो बोल रहे हैं ये महिला से कि चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए भी कुछ दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। बताइए, खड़े हैं गेट पर और बात करते हैं रास्ता ढूंढने की। ठीक उसी प्रकार हम एक और दूसरे कार्टून को देखते हैं। यह है लिबरल पार्टी का उद्देश्य है लैंगिक समानता, परंतु आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस पार्टी में सिर्फ 8 पुरुष में से सिर्फ 1 महिला है और यह महिला खुद भी कह रही है कि हमारा उद्देश्य इस खुद के पार्टी पर लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार ये एक मजाक के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि महिलाओं की भागीदारी पॉलिटिक्स में कैसी है। तो हम बात करते हैं अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स की। तो आप देखिए कि वर्ल्ड एवरेज महिलाओं की भागीदारी का पॉलिटिक्स में लगभग 20% है। खैर, नार्डिक देशों में आप देख सकते हैं कि ये लगभग 42% 40% है। ये बात अच्छी है, लेकिन आप गौर करेंगे भारत को तो देखिए वो वर्ल्ड एवरेज से भी कम लगभग 10% है। तो ये एक चुनौती के रूप में है। और हम जानते हैं कि महिलाओं को आधी आबादी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जब, और मैं एक और बात करना चाहूंगा कि ये सिर्फ लेजिस्लेटिव की बात ही, लेजिस्लेटिव सेक्टर की बात नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर, यानी कि आप इस
कॉलेज से देखिए, ये एक न्यूज का लिया गया हेडिंग है कि आजादी के बाद सुप्रीम कोर्ट में महज 6 महिला न्यायाधीश है। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक चुनौती के रूप में कितनी बड़ी है। और मैं अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जब 50% जब आधी आबादी बोला जाता है महिलाओं को, तो इनकी भागीदारी सिर्फ 25% क्यों? ये पार्लियामेंट्री गैप क्यों है? तो मैं अब दूसरी चुनौती के बारे में बोलना चाहूंगा। मैं अपनी बात को रखता हूँ फिर से सभी संस्थाओं में लोकतांत्रिक परंपरा को विकसित करना। संस्थाएं जैसे कि IIT, BHU, JNU ये हमारे देश के प्रमुख संस्थाएं हैं और हमें कई बार ऐसा सुनने में आता है कि इन संस्थाओं के प्रमुख या तो कोई हिंदू हो सकता है या कोई खास जाति के लोग ही, और कभी कभार कुछ निम्न जाति के लोगों के ज्वाइनिंग लेटर इनके कंपनियों द्वारा खारिज किए जाते हैं। यानी ये लोकतांत्रिक परंपरा को विकसित नहीं करना चाहते हैं। इनके जो सिद्धांत है वे व्यवहारिक रूप से लागू नहीं हो पाते हैं। तो ये एक चुनौती के रूप में है। अब मैं तीसरे पॉइंट पर आऊंगा, वह है स्थानीय सरकार को ज्यादा अधिकार देना। आप जानते हैं स्थानीय सरकार, तो मैं बता देता हूं कि विकेंद्रीकरण की दिशा में स्थानीय सरकार की रूपरेखा रखी गई थी। वह इसलिए क्योंकि लोग अपनी समस्याओं को अच्छे तरह से जानते हैं। वह जानते हैं कि पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए और संसाधनों का उपयोग कुशल तरीके से कैसे हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर, खैर लाइट तो है नहीं, लेकिन नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब स्थानीय सरकार के अंतर्गत आते हैं। बहरहाल इस चुनौती के रूप में फिर मैं अपनी बात को रखना चाहूंगा कि कुछ राज्य सरकारें इनको ज्यादा अधिकार नहीं देती है और इनकी बैठकें नियमित रूप से भी नहीं होती है और कुछ लोग भी इनकी बैठकों में रुचि नहीं देते हैं। तो हम इस प्रकार स्वशासन के आदर्श स्थिति से अभी दूर है। तो मैं अगर बात करूं क्षेत्र विशेष की, तो दुनिया में अभी बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं पहुंची। वहां पर जैसे तैसे प्रेसिडो डेमोक्रेसी में लोग जी रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये करीबियाई देश की एक फोटो है जो नॉर्थ अमेरिका तरफ कुछ ऐसे देश इस सेक्टर में आएंगे। तो अब मैं इतना ही नहीं, तो मैं अपनी चुनौती को बड़ी साबित करने के लिए एक और बात कहना चाहूंगा। ये एक केस स्टडी है। आप देखिए कि आप जानते हैं अमेरिकी क्रांति 1975 में अमेरिकी क्रांति के बाद अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिला था, ठीक। तो अगर और फिर आप इस पर देखें कि उसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 1965 में मिला। सार्वभौमिक वयस्क अधिकार से आप जानते हैं कि 18 वर्ष से ऊपर सबको वोट देने का अधिकार होता है। परंतु आप जब अमेरिका आजाद हुआ 1775 में और उसको यह अधिकार 1965 में मिला, तो आप जानते हैं कि 189 साल बाद वहाँ के सारे लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में बंद है। नहीं तो पहले कुछ गिने चुने लोग ही वोट कर पाते थे। तो ये इतना कहकर मैं अपनी चुनौती को बड़ी बताना चाहूंगा और मैं इतना कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गोलू। आपने जिस तरह बताया कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में यदि एक संप्रभु सरकार हो और उसका विस्तार हर एक नागरिक तक ना हो, तब भी वह लोकतंत्र सफल नहीं होता है। उसकी सफलताओं की आशा कम होती है। तो मैंने पहले ही बताया था कि इन्होंने जो भी ग्राफ दिखाए, जो भी बातें बताई, इससे रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उसका जवाब देना है। कोई एक लड़का या एक लड़की हाथ उठाएगा और खड़ा होकर जवाब देगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि साउथ अफ्रीका को सार्वजनिक वयस्क मताधिकार कब मिला? तो प्रदीप ने सबसे पहले हाथ उठाया है, तो मैं चाहूंगा प्रदीप आप अपने जगह पे खड़े होकर जवाब दें। चॉकलेट होने से